ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तो आज के इस दिन में हम लोग क्या तजुर्बा लेते हैं, आइए देखते हैं मेरे साथ। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर बेस्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर 50 क्वेश्चंस टोटल देखेंगे और 25 क्वेश्चंस हम देखेंगे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। जैसे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस की संख्या को हम बढ़ाएंगे। तो आज से ये स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हम विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स से देखेंगे और उसके बाद फिर सामान्य क्वेश्चन या विविध प्रश्न में अनेक तरह के क्वेश्चन सब मिले हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके संरक्षण सिद्धांत को लेंज का नियम प्रदर्शित करता है। तो लेंज का जो नियम है वो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत प्रमुख नियम है। और ये जो नियम है ये डिपेंड करता है एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आवेश है, संवेग, द्रव्यमान और ऊर्जा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, यानी लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को एक बार दिमाग में रिपीट कर लीजिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो हमारी कैसी रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। उसको ना तो कोई नष्ट कर सकता है और ना ही उसे उत्पन्न कर सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया था, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर क्या होता है, और यहाँ पर बात करी जा रही है आइडियल के बारे में। तो वोल्ट मीटर के बारे में हम जानेंगे। वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच में विभव का पता करते हैं। तो आपके सामने वोल्ट मीटर, तो इस वोल्ट मीटर के द्वारा हम पता करते हैं दो सिरों के बीच में विभव कितना है। इसमें आप देख रहे हो कि इस जो वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है आपको सामने स्क्रीन पर, उसमें नेगेटिव वोल्टेज भी नापने का स्केल दे रखा है, माइनस तक भी नाप सकते हो, और यहाँ पर इतने भाग को आप पॉजिटिवली वोल्टेज को मेज़रमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी रेजिस्टेंस के सिरों पर हम क्या करते हैं, इस वोल्टमीटर को समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो याद ध्यान रखिए कि हमेशा से पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध की बात की जा रही है, तो अब हमें इसके सिरों पर पोटेंशियल नापना है, ठीक है, इसके सिरों पर विभव नापना है। और इसके सिरों पर विभव नापने के लिए बहुत उपयोग होना चाहिए कि कोई भी करंट इसके अंदर से होकर प्रभावित ना हो। तो उसके लिए इसका जो अपना रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है, इसका मान कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो एक आइडियल वोल्टमीटर की कंडीशन ये है कि उसके लिए उसका अपना आंतरिक प्रतिरोध अनंत। तो इसमें आंसर सही होना चाहिए, एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका सही होगा, अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वोल्टमीटर, धारामापी व अमीटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, ठीक है। तो जैसा अभी आपको चित्र में बताया था कि वोल्टमीटर विभव को नापता है, ठीक उसी तरह से एमीटर यानी धारामापी भी धारा की उपस्थिति बताता है, ठीक है। उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, उसका सिंबल जी से दिखाते हैं, कैपिटल जी से। और अगर एमीटर लिखा हुआ होगा तो उसके लिए ए बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे गैल्वेनोमीटर में जी लिखा होता है, उसी तरह से एमीटर में ए लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन इसका काम उससे अलग है। इसका काम, एमीटर का काम है धारा की मात्रा बताना, ठीक है। और इसको अगर परपथ में जोड़ा जाए, यानी सर्किट में अगर इसे जोड़ा जाए, तो हमेशा श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, यानी रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से है, ठीक है, तो इसके अंदर करंट नापने के लिए एमीटर इस तरह से श्रेणी क्रम में लगा हुआ होगा। जबकि वोल्टमीटर के लिए केस में मैंने आपको बताया वो समांतर क्रम में लगाया जाता, और इनके दोनों सिरों को हम किसी विद्युत शैल ले लीजिए या के धन सिरे से और ऋण सिरे से अटैच कर देते हैं। ये ध्यान रखिए कि धन सिरा इन वोल्टमीटर और मीटर के धन सिरे से ऐड होना चाहिए और ऋण सिरा नेगेटिव वाले से ऐड होना चाहिए, तब इसमें करंट आपका फ्लो करेगा। तो आपको क्लियर हो गया, वोल्टमीटर से किन्हीं भी दो सिरों पर विभव नापते हैं और जो एमीटर है उसके द्वारा धारा नापते हैं। वापस प्रश्न पे लौटते हैं। तो प्रश्न में आपका आंसर होगा, वोल्टमीटर, धारामापी व एमीटर में सबसे कम प्रतिरोध होता है किसका,
अमीटर का। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर इसमें करेक्ट हुआ, क्योंकि वोल्ट मीटर का भी ऊपर पढ़ा ही था आपने, अनंत होता है तो उसका तो सबसे कम होने से रहा। ठीक है, धारामापी का भी अमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका अमीटर का आंसर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 127 पर। ट्रांसफार्मर की क्रॉड अनेक परतों की बनाई जाती है। ठीक है, इसके लिए पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको चित्र देके समझाया था उसमें, कि उसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर जो क्रॉड है वो नरम लोहे की बनाई जाती है। ठीक है, और उस नरम लोहे की जो बॉडी है वो पूरी सॉलिड ना लेके उसको कई सारे छोटे छोटे परतों में डिवाइड कर लिया जाता है, जिससे कि उसमें भंवर धारा यानी फोको करंट जो है वो उत्पन्न ना हो। इन्हें भंवर धाराएं क्यों कहते हैं? कि भंवर धाराएं के इनकी जो इन धाराओं की जो शेप होती है भंवर की तरह होती है। ठीक है, एक भंवर की तरह इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको फोको करंट्स या भंवर धाराएं बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रॉड अनेक परतों की बनाई जाती है उसका मेन पर्पज़ होता है जिससे कि भंवर धाराओं को कम से कम किया जा सके। तो इसमें ऑप्शन आपका सही रहेगा आ, भंवर धाराएं कम करने के लिए। अगले वाले प्रश्न पर आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो पिछले वाले वीडियो में मैंने उसमें भी काफ़ी जानकारी दे रखी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपने इसमें लोड कर रखे हैं। तो उसमें सीधा बताया मैंने, वहाँ पर एक वीडियो में ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का मात्रक होता है। ठीक है, और इस एनर्जी का जो मात्रक होता है, नहीं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट एनर्जी देने पर उसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी, कितनी ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो उसके जो मान आता है वो मान आता है आपका 1.6 × 10⁻19 जूल। क्लियर है? तो इसमें ये भी बताते कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 × 10⁻19 से। ठीक है ना, अगर जैसे मान के चलो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को आपको चेंज करना है जूल में, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 5 × 1.6 × 10⁻19 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऊर्जा का जो मान है वो जूल में आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर दैट? तो इसका आंसर हुआ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बा आंसर 1.6 × 10⁻19 जूल। 129 पे आते हैं। चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक है, इनको समझ लीजिए अच्छे से। भाई कोई चालक तार है, ठीक है, कोई चालक तार है, उसका अपना प्रतिरोध होगा, आर होगा, और प्रतिरोधकता जो होती है रेसिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रो, या इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि अगर किसी चालक तार की लंबाई या उसका क्षेत्रफल यानी अगर उसकी मोटाई बढ़ा देंगे तो इसका आर वेरिएबल हो जाता है, यानी आर का मान चेंज हो जाएगा। लेकिन इस रो का, यानी जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, भाई नाम ही अलग है। विशिष्ट का मतलब विशिष्टता है। उसमें क्या विशिष्टता है? विशिष्टता ये है कि उस किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर या उसका क्षेत्रफल बढ़ाने पर, यानी उसकी मोटाई बढ़ाने पर, उसके मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही जो मान है, जो रो है, तो रो का मान अब निर्भर किस पर करता है? भाई ना लंबाई से चेंज होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है, अगर आ को छोड़ दें तो बाम में कह रहा है परिच्छेद पर, यानी उसकी मोटाई पर, सा लंबाई पर, लंबाई का भी कोई इफेक्ट नहीं है प्रतिरोधकता यानी रो के ऊपर, आयतन पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। बचता है केवल क्या? उसका ऑप्शन आ, चालक के पदार्थ पर। चालक के पदार्थ से क्या मतलब है कि वो चालक का पदार्थ जो है वो किसका बना हुआ है, चांदी का तार है, लोहे का तार है, कॉपर का तार है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा किसी भी चालक की प्रतिरोधकता। ध्यान रखिए आर और रो में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 130, किसी परपथ में स्वप्रेरकत्व का कार्य क्या है? स्वप्रेरकत्व मतलब अपने से प्रेरित होना। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का काम क्या है? ऑप्शन देखेंगे। परपथ का मतलब समझ रहे होंगे सब लोग, सर्किट। सर्किट सामान्य कोई डरावने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सर्किट का मतलब जैसे बिजली के बोर्ड में आपने कोई बल्ब लगा रहे हो या कोई पंखा चला रहे हो। ठीक है, कोई पंखा आपने चलाया, पंखा लगाया, स्विच लगाया उसका, और स्विच लगा के वो पूरा परपथ हो गया उसका। क्लियर है? अब स्वप्रेरकत्व का मतलब जब आप उसमें लाइट ऑन कर रहे हो या ऑफ कर रहे हो तो पंखा एकदम स्पीड नहीं पकड़ता है। ठीक है, क्या करता है? धीरे 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 हाई स्पीड पे होता है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, और जब उसे बंद कर रहे हो तो धीरे धीरे स्लो होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप उसे स्टार्ट कर रहे हो तब उसमें एक ऐसी धारा स्वतः ही प्रेरित हो जाती है जो उसके चलने का विरोध कर रही है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से जब आप उसे बंद कर रहे हो तब फिर से एक अब ऐसी धारा उत्पन्न हो गई है उसमें जो उसके रुकने का विरोध कर रही है। तो इसी तरह से धारा परिवर्तन का विरोध करना, ठीक है, धारा में जो चेंज हो रहा है उसका विरोध करना ही स्वप्रेरकत्व का कारण है। तो आंसर आपको मिल गया कि किसी परपथ में स्वप्रेरकत्व का कारण क्या है? किसी धारा का परिवर्तन का विरोध करना, यानी धारा के मान को आप ज़्यादा कर रहे हो, यानी स्विच ऑन कर रहे हो तब उसका विरोध करेगा, ठीक है, स्विच ऑफ कर रहे हो तब उसका विरोध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
131 प्रत्यावर्ती धारा एसी को दूरस्थ स्थानों को संचारित किया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज जटिल है, समझ लीजिए। देखिए, धाराएं दो प्रकार की होती हैं। धारा का मतलब करंट, ठीक है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक दूसरी होती है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डीसी और एसी। एयर कंडीशनर नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ, तो एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अब ये इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। डीसी जो करंट है वो हमें सेलों से मिलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल हैं या बैटरी है। अब तो कुछ बैटरी ऐसी भी आनी है, इनमें लगे रहते हैं ऑपरेटर, जिसके द्वारा हम एसी को डीसी में, डीसी को एसी में रेक्टिफायर के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें सिर्फ अंतर क्या है, अगर चित्र से समझाएं तो एसी की जो करंट है उसका जो ग्राफिंग अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से धारा का मान जो है उसका परिवर्तित हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब परिवर्तित हो रही है उसकी लगातार, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, है ना। और इसी तरह से अगर डायरेक्ट एसी यानी डीसी की अगर बात करें तो डीसी का मान कांस्टेंट रहता है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। क्लियर है। तो यहाँ पर ज़्यादा विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दूरस्थ स्थानों को संचारित करने के लिए, यानी एक शहर से दूसरे शहर को एसी को अगर ट्रांसफ़र करना है तो आप उसको क्या करेंगे, हाई वोल्टेज पे कम करेंगे कि लो वोल्टेज पे करेंगे, उच्च धारा पे करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका कितना, उच्च वोल्टेज पर। हाई वोल्टेज पर हम इसलिए करेंगे कि उनके जो लॉसेस पड़ेंगे, जो तारों के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक शहर से दूसरे शहर में जा रही है, तो उस जितना कम प्रतिरोध होगा, यानी जितने लॉसेस कम होंगे उतनी इजीली हमारी बिना लॉस के सप्लाई पहुंचेगी। अगर कम वोल्टेज ले लिए तो सारी सप्लाई बीच में ही जो अगर देसी भाषा में कहें तो सारे तार जो हैं उसकी सारी करंट को पी जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हाई वोल्टेज पर अगर आप उसे सेंड करेंगे तो वहाँ पर शहरों तक पहुँचेगी। अब वहाँ शहरों में क्या होगा, अब वहीं 40,000 वोल्टेज की लाइन बह रही है या 10,000 वोल्टेज की लाइन है, तो बाहर जो आपका ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं या बाहर जो सेटअप लगा हुआ है शहर से बाहर, ठीक है, तो वहाँ से वो वोल्टेज डाउन करता है, स्टेप डाउन प्रक्रिया की जाती है, इससे कम वोल्टेज करके, किसकी हेल्प से, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से तो हम क्या करते हैं, उस हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके घरों में हम लोगों के सप्लाई पहुंचती है, ठीक है। तो अगर एक शहर से दूसरे शहर जा रही है तो हाई वोल्टेज पर, और शहर के अंदर अगर सप्लाई की जा रही है तो वो लो वोल्टेज पर रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौक कुंडली की उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो चौक कुंडली क्या है भाई, पहले चौक कुंडली के बारे में जान लीजिए। चौक कुंडली जो है वो विद्युत प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित करती है। ये आपकी चौक कुंडली जो धारा के मान को नियंत्रित करती है, और कैसी धारा को नियंत्रित करती है, ये एसी करंट को नियंत्रित करती है। ये प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल करती है, उसकी धारा के मान को कम या ज़्यादा करती है, ठीक है। इसमें भी क्या है, वो सॉफ्ट आयरन की आयरन कोर होती है, यानी कोड का काम करती है, और इसके ऊपर कॉयल कॉपर के वायर्स जो हैं वो लपेटते हैं। ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल को आप देख रहे हैं, ये एसी का सिंबल है। और अगर डीसी की कहीं सप्लाई होती है तो उसका सिंबल में क्या होता है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहता है। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव डिनोट करती है और छोटी वाली लाइन नेगेटिव डिनोट करती है। तो ये चौक कुंडली रही। तो चौक कुंडली का कार्य क्या है, चौक कुंडली की उपयोगिता, चौक कुंडली के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है, यानी इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 133 क्वेश्चन पे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसमें सभी ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए थे, तो इसमें सही ऑप्शन इसका आएगा। एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक है। ये सबसे कम मान है अभी तक आपके स्थायी कणों के लिए, 9.1 × 10⁻³ 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अच्छा, इसके बाद प्रोटोन की बात की जाए तो उसका जो मान होता है 1.6 के अराउंड होता है, 1.67 कुछ होता है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻28 आ जाता है। यहाँ पर जो संख्या है वो -28 हो जाती है, 28, ठीक है। इसी तरह से आपका न्यूट्रॉन का भी 10⁻⁻28 के कोटिमान का ही होता है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर देखते हैं। किसी तंतु का ताप बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तंतु का ताप का क्या मतलब है, आपको अगर ध्यान हो तो पहले बल्ब चला करते थे, ठीक है, और बल्ब में किसी बल्ब को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें टंगस्टन का तार लगा रहता था, किसी में लोहे या कॉपर का वायर लगा रहता था, ठीक है, इस तरह से लगा रहता था। तो अब इसमें क्या होता था, जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वही इलेक्ट्रॉन
इतना हाई हो जाता है कि वो प्रकाश उत्पन्न, इतना ज़्यादा चमकने लगता है कि वो प्रकाश उत्पन्न करने लगता है और लाइट दिखाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तापायनिक उत्सर्जन वाली घटना होती थी, तापायनिक उत्सर्जन में सीधा मतलब ये था कि किसी तंतु को अगर आप गर्म करेंगे तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगेगा, उत्सर्जन होने लगेगा। तो जितना ज़्यादा ताप करोगे उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या होती है, बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 40 वाट, ठीक है, यदि 40 वाट व 100 वाट के दो बल्बों के तंतु समान लंबाई के हों तो ऑप्शन, दोनों तंतु समान मोटाई के होंगे, 100 वाट का तंतु मोटा होगा, 40 वाट का तंतु अधिक मोटा होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध वाली जो बात मैंने आपको बताई थी उसमें बताया था आपको आर के बारे में और रो के बारे में। ठीक है, रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो ये तो डिपेंड ही नहीं करती, चाहे लंबाई बढ़ाओ चाहे क्षेत्रफल बढ़ाओ। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट खत्म। अब बात बचती है आर के बारे में। आर पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द एल एंड ए, यानी उस चालक तार की लंबाई और उसके क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। जब उसने कह दी लंबाई समान है, ठीक है, तो लंबाई समान होने के बाद अब बेचता है केवल उसका एरिया यानी उसकी मोटाई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किसकी मोटाई ज़्यादा होगी, तो 100 वाट की ज़्यादा होगी या फिर 40 वाट की। इसके लिए ये देखना होगा कि किस तार का हमको प्रतिरोध ज़्यादा करना है। ठीक है, तो जिस तार का हमें प्रतिरोध ज़्यादा करना उसका क्षेत्रफल ज़्यादा लेंगे, यानी क्या होगा, 100 वाट का तंतु जो होगा वो अधिक मोटाई का लिया जाएगा। क्लियर है। अगले वाले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। अनओमीय क्या होता है, अनओमीय से पहले ओम के बारे में समझिए। ओम का जो नियम है, सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ये ओम का नियम दिया गया। इस नियम के अनुसार क्या है कि V प्रोपोर्शनल I, यानी किसी भी चालक परपथ में जो विभव है, किसी चालक के सिरों पर विभव V का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यहीं से अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा के एक कांस्टेंट लिखाया तो वो कांस्टेंट आता है आपका R, यानी V बराबर हम लोग कहते हैं I इंटू R। ठीक है, V बराबर I R। इस R को ही आप लोग क्या कहते हो, प्रतिरोध कहते हो, या फिर इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, तो इस तरह से अब ये ओम का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में जो जो वह प्रतिरोध जो इस नियम का पालन करते हैं। ठीक है, कौन सा नियम, V प्रोपोर्शनल I। देखिए, अगर पोटेंशियल V और धारा I के बीच में अगर ग्राफ प्लॉटिंग की जाए तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट I और ये पोटेंशियल V के बीच में अगर ग्राफ प्लॉटिंग की जाए, जैसे अभी आपने पीछे वोल्टमीटर और एमीटर को देखा था, ठीक है, उनके दर्शन किए थे, तो उसमें क्या था कि वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक दे रखा है और एमीटर का जो पाठ्यांक दे रखा है, उन पाठ्यांकों के मान 0 से लेके इंक्रीज़ कर रहे थे। अब तक इधर भी 0 से लेके इंक्रीज़ करे, तो अगर किसी बैटरी के द्वारा उसके वोल्टेजों को बढ़ाया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग उसमें धारा का मान, जैसे सुइयाँ जो देखी थी आपने उसमें, ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज आपका बढ़ता जाएगा उसी क्रम में, उसी अनुपात में उसमें जो बहने वाली धारा है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉटिंग की जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो वे प्रतिरोध जो इस नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस नियम का पालन करते हैं, वो आपके कहलाते हैं ओमीय प्रतिरोध। क्वेश्चन में, प्रश्न में वो कह रहा है वो कि अनओमीय प्रतिरोध। तो अनओमीय प्रतिरोध में क्या होगा कि वे आएंगे जो इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर उनके लिए V और I के बीच में आप ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ना मिलकर एक कर्व शेप मिलेगी। अगर ये कर्व शेप मिल रही है मतलब उसमें ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले तो तेज़ी से बढ़े, फिर धीरे धीरे उसका मान क्या होता गया, कम होता गया। तो इसमें आप ये कहेंगे कि ये सब कैसे होंगे, आपके अनओमीय प्रतिरोध होंगे। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। ठीक है, टंगस्टन का तार ओम के नियम को फॉलो करता है, एल्युमिनियम का तार भी फॉलो करता है, लेकिन कार्बन का तार उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए कार्बन के तार के लिए V और I के बीच में ग्राफ जो है वो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। तो उसका ऑप्शन आपका आ होगा, कार्बन का तार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 137। 137 कह रहा है कि किसी संधारित्र को 400 वोल्ट तक आवेशित करने पर 0.3 कूलम आवेश आता, निरावेशित करने पर मुक्त ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो एक ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। इसमें आप क्या करेंगे, विभव दे रखा है, विभव यानी वोल्टेज हो गया आपका कितना, 400 वोल्ट। ठीक है, और जो आपका आवेश है, आवेश को दिखाते हैं Q से, तो Q इक्वल्स टू Q की वैल्यू
0.3 कूलम। अब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो U इक्वल्स टू एनर्जी जो फ्री होगी 1/2 1/2 Q इंटू वी। ठीक है, 1/2 Q इंटू वी। ओके, इससे आप सॉल्व करेंगे। 1/2 की जगह 1/2 रखा, Q कितना है 0.3 है, इंटू V का मान 400। सॉल्व करेंगे, दशमलव से एक ज़ीरो उसकी कैंसिल करी, 12 120 में भाग लगा देंगे 2 से, तो आंसर आएगा इसका 60 जूल। यानी ऑप्शन आपका 60 जूल सही आंसर है, 60 जूल। अगले प्रश्न पे आते हैं 138। 20 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र 12 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया, संधारित्र की ऊर्जा की गणना करो। ठीक है, देखो इसमें ये भी वही फॉर्मूले हैं जो मैं पिछली बार करा चुका हूँ। जिन्हें दिक्कत हो रही हो वो पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए देखने वाले हैं, जिन्हें नया चैनल देखा है, वो ज़रूर कर लिया करें भाई सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए सी की जो वैल्यू है, और जिसमें जितने भी वीडियोज़ हैं, ये क्वेश्चंस जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन जो मेरे द्वारा आपके निगाह के आगे से गुजर रहे हैं, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नॉट फॉर ओनली BEO एग्ज़ाम, नॉट फॉर ओनली अ सिंगल कंपटीशन, किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, दीज आर क्वेश्चंस आर टू मच इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जनरल बेसिक मतलब इतना तो आपको फिजिक्स के बारे में पता होना ही होना चाहिए। कोई डीप चीज़, डीप थ्योरी नहीं करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, डीप स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत हल्की हल्की चीज़ें हैं जो सामान्यतः सभी छात्रों को हर एक कंपटीशन में ईजिली पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 138 में 20 माइक्रोफेरेड। 20 माइक्रोफेरेड के लिए मैंने बताया माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो -6 कर लिया, इतना फेरेड। अब क्या कह रहा है, वो 12 वोल्ट विभव तक आवेशित करना है, तो विभव कितना 12 वोल्ट। ओके, संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो संचित ऊर्जा U इक्वल्स टू 1/2, फॉर्मूला आप लगाओगे 1/2 CV²। ठीक है, तो 1/2 CV² की वैल्यू जब लगाएंगे, C की जगह C का मान लगाइएगा और V की जगह V का। इसे सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आता है। मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ट्राई कीजिए, नहीं आए मुझसे मैं बताऊंगा। अगले पे आइए, 139 पे आते हैं। एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा संचय होता है, तो संधारित्र के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, उसमें मैंने बताया था कि संधारित्र का मतलब क्या होता है कि एक आपकी पॉजिटिव प्लेट होगी। ठीक है, इसे आप आवेशित करेंगे, दूसरी प्लेट पर स्वतः ही वैद्युत प्रेरण के कारण नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और इसकी इधर वाली सतह पर जो भी चार्ज आता है वो हम ग्राउंड कर देते हैं, वो अर्थ में चला जाता है। ठीक है, तो एक तरह से इसकी प्लस प्लेट और एक तरफ माइनस प्लेट। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर है, तो वो एनर्जी कहाँ पर स्टोर है। ठीक है ना, तो ये अगर सर्किट डायग्राम सभी के दिमाग में होगा तो वो इजीली देख लेंगे ऋण प्लेट पर होगी कि धन प्लेट पर होगी, या प्लेटों के बीच होगी, या कहीं भी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, उन प्लेटों के बीच में होगी। ठीक है, सही आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 140। यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित, कई बार पूछा गया ये परीक्षा में, कई कंपटीशन एग्जाम्स में मैंने इसको देखा है। यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो इसमें इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ना चाहिए भाई, सोचो दिमाग से। अगर आप उसको ऋण आवेशित दे रहे हैं, यानी उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई जो देता है वो धनी और जो लेता है वो ऋणी। ऋण होने का मतलब ये है कि उसको इलेक्ट्रॉन्स लगातार उस पर बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आया। और बढ़ने से किसी परिवार का साइज, भाई संख्या बढ़ती है तो परिवार बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक है, तो उसमें जो उसकी त्रिज्या है, उस साबुन के जो बुलबुले की त्रिज्या है, वो लगातार कैसी होती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी। सिंपल समझ सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, 50 हर्ट्ज़ के मीन्स, अच्छा इसमें अब यहाँ पर बिल्कुल आपका प्योर वाला चीज़ मैं थोड़ा इसमें लैप कर रहा हूँ। 140 वाले क्वेश्चन के बाद में थोड़े डीप क्वेश्चंस मैंने एडिट कर दिए थे इसमें। ठीक है, अब मैं सीधा आगे वाले क्वेश्चंस पे पहुँचूँगा, इसको मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जैसे ट्रायोड बॉल वगैरह जो पहले यूज़ हुआ करते थे, अब नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को नहीं बता रहे। अब यहाँ से उठाते हैं विविध प्रश्न। ठीक है, विविध प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे जो डीप क्वेश्चन थे उन्हें मैंने छोड़ दिया है।
तो विविध प्रश्नावली यहाँ से स्टार्ट होती है और उसमें तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। देखिए ध्यान से समझ लीजिए कि अब तक के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हमारा साउंड हो गया, मैकेनिक्स हो गई, ठीक है, आपकी मैग्नेट हो गई, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लगभग सभी क्वेश्चंस हो गए। अब जो क्वेश्चंस हैं ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है, जनरली जो अब तक पूछे गए हैं, कंबाइंड रहेंगे, मिक्स रहेंगे, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर किसी एक यूनिट का नाम नहीं ले सकते। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी नई चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। 149 में देखें 149 0 डिग्री सी पर केल्विन ताप का सही मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सीधा बताया था कि जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो उसमें 273 प्लस कर दिया जाता है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस में आप 273 जोड़ देंगे तो कितना मान आएगा, 273 के आएगा, ठीक है। तो उसमें आपका ऑप्शन सही होगा 273। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण क्या होता है। भाई कोई गैस किसी बर्तन में भरी हुई है, ठीक है, तो उसमें उसकी दीवारों पर जो बल लग रहा है उस बल का कारण क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि जो गैस के अणु हैं वो लगातार क्या करते हैं, सभी दिशाओं में कंपन करते रहते हैं, सभी दिशाओं में लगातार कंपन के साथ गति भी करते रहते हैं। और क्या होता है कि दीवार से टकरा कर फिर दूर जाएगा, फिर से रास्ते में जो से अन्य अणु मिलेंगे उनके साथ उनकी टक्कर होगी, कुछ की एनर्जी बढ़ेगी, कुछ की एनर्जी घटेगी, तो उससे क्या होगा, उनका मोमेंटम चेंज होगा। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग को दिखाते हैं पी से भाई, तो पी होता है पी इंटू एम इंटू वी। तो उनकी वेलोसिटी चेंज, लगातार टक्करों से उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने से उनका संवेग जो है वो परिवर्तित होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका ऑप्शन कौन सा सही चलेगा, ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, गैस के अणु अर्जित ऊर्जा खो रहे हैं, अणु दीवारों से चिपक रहे हैं, अणु दीवारों के त्वरित हो रहे हैं, नहीं। चौथा आंसर इसका करेक्ट है कि दीवारों की टक्कर के कारण अणुओं का जो संवेग है वो बदल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका दा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 151, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल समानुपाती होता है किसके, ठीक है। तो उसको देख लीजिए, उसका ऑप्शन था कि V प्रोपोर्शनल, मैंने फार्मूला पूरा बताया हुआ है कि V इक्वल्स टू, अगर आप लिख रहे हो तो 3RT/m होता है, ध्यान आया, ठीक है। तो इसमें संबंध किसके विषय में जानना चाह रहा है, वो V और T के बीच में, यानी B और T के बीच में क्या संबंध है, B और T के बीच में संबंध है B प्रोपोर्शनल √T। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा आ, ठीक है। 151 का आंसर आपका √T के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 152 कह रहा है पानी की अपेक्षा अल्कोहल अधिक वाष्पशील है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसका क्वथनांक जो है वो जल से अधिक होता है, इसका क्वथनांक जल से अधिक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा आ, आपका सही आंसर है, इसका क्वथनांक जल से अधिक होता है। प्रिय साथियों, मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, अब पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़ा फास्ट और चलेंगे क्योंकि अब टाइम और कम है और तैयारी काफ़ी करनी है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं अगले लगभग 60 या 70 क्वेश्चंस को कवर करूँगा और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी लोड भी कर दिया करें, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी लगती है, कलेक्शन करना पड़ता है, उनको सब अच्छे क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, ठीक है। तो और उसके अनुसार आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक किया करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और उतने ही बिल्कुल प्रमुखता से दीजिए इस चीज़ को, इसमें एक भी क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करके देखा करिए, कहीं से कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जितने भी लोग स्टडी कर रहे हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से, अगर उनमें से एक भी स्टूडेंट अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मेरी मेहनत जो है वो सफल होगी, ठीक है। ज़्यादा बड़े वीडियोस हो जाते हैं, इसलिए मैं अपने वीडियो को इस वाले वीडियो को यहीं पर ब्रेक करते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।